तो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, यानी कि मोनेरा का पार्ट 2 लेक्चर लेके आए हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं आगे की कहानी। साइनोबैक्टीरिया तक पिछले लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉप, तब हेट्रोट्रॉपिक की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की, और फिर हम रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। लेक्चर की शुरुआत करते हैं जहां हमने पिछले बार लेफ्ट किया था वहीं से, यानी कि हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे थे। और साइनोबैक्टीरिया की जब हम बात कर रहे थे, तो साइनोबैक्टीरिया एक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब तो लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाए, खाना बनाए, यानी कि लाइट से एनर्जी डिराइव करे। इस टाइप के बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलोगे। बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की यहां पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। इससे एक चीज और समझ में आती है कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा आपको बैक्टीरिया, यानी कि प्लांट्स के अलावा भी आपको बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया में भी आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये जो फोटोसिंथेसिस होता है बैक्टीरिया में, जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये दो तरीके का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है तो इसे आप बोलोगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो उसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यहां पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आपको ये सोच में आएगा कि क्या ऑक्सीजन के अलावा और भी कुछ इवॉल्व होता है? बिल्कुल होता है। यहां पर सल्फर गैस इवॉल्व होता है। सल्फर इवॉल्व होता है, और इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को आप क्या बोलोगे? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलोगे। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी होता है बैक्टीरिया में। इसके एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखने हैं, उसमें आपको ग्रीन या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है, ये नाम। ठीक है, तो जब सल्फर रिलीज होगा तो उसे आप बोलोगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जब ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में भी होता है, वो भी दो प्रकार का। और वो प्रकार यानी कि बेस क्या रहेगा, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन होती है या सल्फर होती है, उसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने होंगे। तो अब यहां पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट चाहिए रहता है। तो यहां पर आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेगी। इनफोल्डिंग्स किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी, और वही आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट जैसा काम कर जाएगी। यहां पर पिगमेंट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, यहां पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल, विच इज अ पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स। और यहां पर बाकी बैक्टीरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? बैक्टीरियोफिल देखने को मिलेगा। बैक्टीरियोफिल देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहां पर पिगमेंट और मेम्ब्रेन का इंतजाम सारे कुछ तरीके से रहता है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक आपको ध्यान रखना है। ऑटोट्रॉप्स में लाइट की प्रेजेंस में जब एनर्जी बनाई जाए तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कभी भी क्वेश्चन आए तो इस जानकारी से आप सवाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। हमने जब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की बात की थी, तो एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक बोला था लाइट के प्रेजेंस पे। दूसरा हमने कहा था कीमो ऑटोट्रॉप, जब ये केमिकल केमिकल के ऑक्सीडेशन से केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी डिराइव करें। केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी डिराइव करें तो उसे आप क्या बोलोगे? कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलोगे। अब ये केमिकल हम यहां पर बात कर रहे हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। और जब बैक्टीरिया
या कोई भी ऑर्गेनिज्म केमिकल यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाए, उसे आप क्या बोलोगे? कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, ठीक है, अमोनिया हो सकता है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन से नाइट्राइट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रेट यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन से यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। फॉस्फेट में भी देखने को मिलेगा, फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है, फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन यहां पर होगा, सल्फेट का होगा, सल्फेट। ये सब का जब ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाई जाए तो इसे आप क्या बोलोगे? कीमो ऑटोट्रोपिक बोलोगे। कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं। जैसे अब यहां पर ये कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जब इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट का, इनका क्या किया गया? ऑक्सीडेशन यहां पर किया गया। इनका क्या किया? यहां पर ऑक्सीडेशन किया, तो एनर्जी डिराइव हुई। एनर्जी बेसिकली जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर ली गई? एटीपी के फॉर्म में रख ली गई। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज होके क्या मिलेगा? मिनरल देगा, यानी कि नाइट्रोजन देगा। ऐसे ही फॉस्फेट का जब ऑक्सीडेशन होगा, फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर ये भी एनर्जी मिलेगी एटीपी के फॉर्म में, प्लस यहां पर क्या मिलेगा? फॉस्फोरस मिलेगा। ऐसे ही यहां पर अगर फिर सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर फिर से एनर्जी डिराइव कर लेंगे और यहाँ पर हमको सल्फर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन से आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर यानी कि मिनरल्स मिल रहे हैं। तो जब ये ऑक्सीडेशन होता है, ये जब मिलते हैं तो इसे आप कह सकते हो ये काम में आते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में भी ये काम में आते हैं। तो जब ये अपना एनर्जी डिराइव करने के लिए इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इनसे जो एनर्जी मिलती है उससे तो बनाई जाती है एटीपी। और जो मिनरल्स मिलते हैं वो किसके काम आ जाते हैं? वो सॉइल में काम आ जाते हैं। सॉइल में, सॉइल से प्लांट में। इस तरीके से ये कीमो ऑटोट्रोपिक यहाँ पर मिनरल रिसाइकलिंग भी करवाते हैं जब ये अपना ऑक्सीडेशन का कार्यक्रम करते हैं। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये ऑक्सीडेशन से एनर्जी डिराइव करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, और यहाँ पर दूसरा काम ये क्या कर जाते हैं? मिनरल रिसाइकलिंग में भी इनका रोल प्ले होता है। यानी कि सॉइल में ये जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये मिनरल जो प्लांट यूज करते जाता है वो सॉइल में दोबारा आ जाते हैं, किनकी वजह से? ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये न्यूट्रिशन लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करना चाह रहे हैं बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये चीज जानते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो कम इन नंबर होते हैं। जो मेजरली जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। मेजर बैक्टीरियाज क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक। और यहाँ पर मेनी आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स भी होंगे, कंपोजर्स यहाँ पर होंगे। डिकम्पोजर्स मतलब जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से फीड करके ले, डेड और डिकेइंग मैटर को उससे एनर्जी डिराइव करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो खुद से नहीं दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन। और ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आएंगे। इनमें से कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ये भी आपको। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमको ध्यान रखना है कि कैसे ये ह्यूमन लाइफ में इनका बड़ा रोल है। हमारे बड़े काम के भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं, पर कुछ ना किस तरीके से ये इंटरफेयर क्यों जरूर करें, मतलब हमारे ह्यूमन लाइफ का ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक हिस्सा है। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जाम्पल देखें कैसे ये हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम लोग बात करें एक बैक्टीरिया की, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है? कर्ड फॉर्म करता है, कर्ड फॉर्मेशन करता है, कर्ड हमें लाके देता है। ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन करता है लैक्टोबैसिलस। तो हमें
जो कर्ड मिलता है वो किससे मिलता है? लैक्टोबैसिलस से मिलता है। ये कर्ड फॉर्मेशन कैसे करता है? लैक्टिक एसिड। वो अलग हम बायोटेक्नो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया हमारी लाइफ में कर्ड प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये रोल प्ले करता है। और कुछ एग्जाम्पल है, बिल्कुल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, अब सवाल ये है एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होता क्या है? एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल जो एक ऑर्गेनिज्म द्वारा सिक्रीट करेंगे और रिलीज किए जाएंगे और ये क्या करेंगे? इट विल किल बैक्टीरिया। इट विल किल बैक्टीरिया। अब ये फंगस से भी मिल सकते हैं, बैक्टीरिया से भी मिल सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो तो फंगस से मिली थी, पेनिसिलिन नाम की फंगस, पेनिसिलियम। लेकिन यहां पर बैक्टीरिया भी सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक का। ठीक है, जैसे एक याद रखते हैं हम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया हमें कौन सी एंटीबायोटिक देगा? एंटीबायोटिक का नाम होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो इस बैक्टीरिया से देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो एंटीबायोटिक्स जो कोई किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारे लिए काफी कारगर साबित होते हैं, वो भी हमको ये प्रोवाइड करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये नहीं क्रिएट होना चाहिए कि फंगस जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया से नहीं मिली थी, वो किससे मिली थी? फंगस। इसकी कहानी भी है, सभी को पता है, पेनिसिलियम। ठीक है, उससे आपको ध्यान रखना है। चल, अब यहाँ पर ये दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये प्रेजेंट होंगे रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनस प्लांट में जैसे कि पी हो गया, उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसकी रूट्स में। और यहां पर ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है राइजोबियम। राइजोबियम नाम बैक्टीरिया, ये आपको ध्यान रखना है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। तो इस तरीके से ये रोल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब ये तो बात हो रही गुड बैक्टीरिया की, बात हो रही है, आप तो तारीफ ही करते जा रहे हैं, तारीफ ही करते जा रहे हैं। क्या नुकसान भी है क्या? बिल्कुल नुकसान। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमें फायदा तो कराते हैं। मतलब बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरी में बना सकते हैं इस बेसिस पे। एक तो हो गए गुड बैक्टीरिया जो हमें काम काम की चीज दे रहे हैं, अरे भाई कट दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, नाइट्रोजन का काम कर रहे हैं, जिससे लेग्यूमिनस प्लांट में प्रोडक्शन अच्छी होगी, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गई गुड बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया तो हमने सुना था खराब होता है, बिल्कुल खराब भी होता है। आइए देखते हैं कैसे खराब होता है। खराब ऐसे होता है क्योंकि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पैरासाइट भी होता है। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जब पैरासाइट की तरह करेगा तो क्या कॉज करेगा? डिजीजेस कॉज करेगा। ये क्या कॉज करेगा? डिजीजेस कॉज करता है। डिजीजेस जो ये कॉज करेगा वो किस में क्रॉस करेगा? प्लांट्स में भी करेगा, एनिमल्स में भी करेगा भाई डिजीज तो ये। ठीक है, एनिमल्स में भी, जैसे कि फार्म एनिमल्स में भी डिजीजेस होती हैं, और साथ ही साथ ह्यूमंस में भी कॉज करेगा डिजीज। ठीक है, बहुत सारी ये डिजीजेस कॉज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने एक बात की थी विब्रियो कॉलेरा की, ये कॉलेरा डिजीज यानी कि हैजा कॉज करेगा, कॉलेरा बाय विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, टाइफॉइड कॉज करता है। ठीक है, टाइफॉइड कॉज करेगा। ठीक है, टिटनस, ये भी ध्यान रखना है, ये भी कॉज करेगा। ठीक है, प्लांट में सिट्रस कैंकर, ये भी कॉज करेगा। इस तरीके से जो है ये डिजीज कॉज करते हैं तमाम बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया यहां पर होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स भी हम यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो तमाम बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं। ये डिजीज को तो फायदे की चीज भी है और नुकसान भी चीज है। फायदे में हम देख सकते हैं क्या क्या कैटेगरी ऑफ क्या क्या चीजें या प्रोडक्ट हमें मिले, और नुकसान में हमें डिजीज, इन्फेक्शन जो कॉज होता है, ये भी ध्यान रखना है कि तमाम इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा कॉज किए जाते हैं। तो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमें काम, हमारे फायदे के होंगे वो गुड बैक्टीरिया हम कह देंगे,
जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे या डिजीज कॉज करेंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, बैड बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसी को हमने, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसी के बेसिस पे हमने 12th की एनसीईआरटी में क्लासिफाई भी किया है कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज में हम जब है बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो हम गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके बेसिस पे, और ये दोनों बातें हम उस चैप्टर में करते हैं। चल, अभी फिलहाल हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में हमने सारी जानकारी यहाँ पर देख ली। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। चल, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जब हम लोग बात करते हैं तो तीन चीजों की हमको बात करनी होगी हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से। पहले हम बात करेंगे फिजन की। पहले हम बात करेंगे फिजन की। फिजन जैसा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फिजन मतलब जब एक बैक्टीरिया मान लीजिए डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो जाए, जस्ट लाइक माइटोसिस। यहां पर पहले तो होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोइड की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस यहाँ पर है कि कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, न्यूक्लियोइड के डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जनरेशन, जनरेशन अब डिवीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेल डिवाइड हो जाएगा यानी कि साइटोकाइन, सेल डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सेल डिवाइड हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, दो बैक्टीरिया में। इस टाइप के डिवीजन को हम लोग या रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं बाइनरी फिजन, और ये जनरली देखा जाता है फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। तो इसमें कुछ एग्जांपल जैसे कि इकोलाई की बात करें, ठीक है, ऐसे कुछ आपको 12th की एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हम लोग, ये तो हो गया बाइनरी फिजन। क्या और भी तरीका होता है? बिल्कुल, एक तरीका होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी यहाँ पर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो यहां पर क्या करना होगा, सरवाइव करना। अनफेवरेबल कंडीशन में यहां पर क्या करना होगा, सरवाइव हो जाए, सरवाइव करना होगा। और सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बैक्टीरिया ने एक दिमाग लगाया। इस बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने तरफ, अपने चारों ओर क्या कर लिया, थिक कवरिंग बना ली। और ये थिक कवरिंग क्या होगी, रेजिस्टेंट होगी। और रेजिस्टेंट क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि सरवाइव करना है। और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी इस स्पोर से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा। ठीक है, ये कवरिंग हट जाएगी और फिर से बैक्टीरिया जिंदा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पोर फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर काफी रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, एक केस हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे बैसिलस एंथ्रेसिस की, में भी ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, वो रेजिस्टेंट होते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहां पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस का स्पोर है ये एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। तो इसको, इस फॉर्मेशन, इस स्पोर फॉर्मेशन के कारण जो टेररिस्ट लोगों ने इसे बायो वेपन की तरह भी यूज किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है बैसिलस। तो हमने जब शेप पढ़ा था, टाइप्स ऑफ शेप, तो वहां पर हमने देखा भी था एंडोस्पोर, बैसिलस जो शेप होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, उसमें प्रेजेंट था। तो ये आपको ध्यान रखना है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। अब एक बात करेंगे, ये जनरली हम लोग ने जो बात की, इट इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट अगर बात करें या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ या फिर एक मिलता जुलता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, इट इज अ काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट अ ट्रू reproduction. It is a kind of sexual reproduction, not a true sexual reproduction. ठीक है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ये आपको। अब ये क्या होता है कॉन्जुगेशन, इसको समझते हैं।
एक बैक्टीरिया हम बनाते हैं। बैक्टीरिया में हम अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एक प्लाज्मिड होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, और ये क्या होता है, डोनर होता है। और ये प्लाज्मिड जरूरी नहीं है सभी में हो। और दूसरा दूसरा यहाँ पर इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, दूसरे के पास प्लाज्मिड नहीं है। लेकिन जब ये ट्रांसफर होगा, जब ये ट्रांसफर होगा, ये प्लाज्मिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से यहाँ पर इसके पास भी क्या आ जाएगा, ये प्लाज्मिड। अब हमारे पास दो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इस तरीके से ये रिसीवर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर हुआ। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। इसी प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर को सीआरटी में हमें नाम नहीं लिखा है कॉन्जुगेशन, लेकिन ये जरूर लिखा है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। यही प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड है, वो जिसके पास है उसे डोनर बोला गया, और फिर इसने ट्रांसफर कर दिया, और ये ट्रांसफर कर दिया तो अब क्या हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, एक जैसे हो गए, यानी कि दोनों के पास ये प्लाज्मिड प्रेजेंट हो गया। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो हमें ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। इनको आपकी पता होना चाहिए क्या कंडीशन, कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आ जाए कॉन्जुगेशन के बारे में तो आपको ध्यान रखना है। इसका फोटोग्राफ जो है वो एनसीईआरटी में बना भी हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग अब बात करना चाहते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की हम लोग बात करना, अब माइकोप्लाज्मा की हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले इट इज अ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इट इज अ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। ये सबसे छोटा लिविंग सेल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। सबसे छोटा लिविंग सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, इट्स अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। तो इनमें सेल वॉल नहीं होती। जो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, तो इनमें वो सेल वॉल नहीं होती है। अब आप कहोगे कि जब हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं तो हम तो क्राइटेरिया कुछ लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सेल वॉल नहीं है फिर भी ये सेल है क्या, बिल्कुल है। क्योंकि जब हम सेल को डिफाइन करते हैं तो हमें पता है 3 कैटेगरी, 3 चीजें होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। इसके पास ये तीनों चीजें तो है, सेल वॉल नहीं है, तो बिल्कुल सेल तो है, लिविंग सेल है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल है। एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है इस पे काम नहीं करती, ठीक है। पेनिसिलिन इन पे काम नहीं करती क्योंकि पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेल वॉल को डैमेज करके किल करना। इसीलिए यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, तो दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। अब इनमें सेल वॉल नहीं है तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप, इसलिए दे आर नोन, दे आर प्लियोमॉर्फिक। कोई भी शेप ले सकते हैं, किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जोकर, जोकर ऑफ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जोकर ऑफ किंगडम 1, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो डेफिनेट शेप नहीं है, प्लियोमॉर्फिक नहीं, प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब ये क्या होते हैं, दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब एनारोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं। अब सवाल ये, फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या होता है? फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब ऐसे एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो अगर ऑक्सीजन है तब तो सरवाइव करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो भी सरवाइव करेंगे। इसी को, अच्छा ये नाम जो है हमारी एनसीईआरटी में सच लिखा नहीं, लेकिन
हमारी एनसीईआरटी बहुत चालाकी से बता देती है दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो वो क्या कहना चाह रही है? फैकल्टेटिव एनारोबिक के बारे में बात। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होंगे। ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं होगा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होंगे, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल होंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब ये डिजीज कॉज करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिजीज कॉज करेंगे प्लांट में, अगर हम लोग बात करें तो लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, ये आपको ध्यान रखना है, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल। एनिमल्स में बात करें तो ये निमोनिया लाइक डिजीज कॉज करते हैं, निमोनिया लाइक डिजीज कॉज करते हैं, इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट डिस्कवरी, दैट इज फ्लूरो, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए इनको शॉर्ट में हम इस नाम से कहते हैं पीपीओ, पीपी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये डिजीज भी कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करेंगे तो जब आप एंटीबायोटिक देखेंगे तो यहाँ पर पेनिसिलिन नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि पेनिसिलिन इन पे काम नहीं करेगी। ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, यानी कि ये सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इनकी सेल वॉल नहीं होगी, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होंगे। ये सारी जानकारी आपको क्लियर कट होनी चाहिए माइकोप्लाज्मा के बारे में। चलिए, तो हमने यहाँ पर किंगडम मोनेरा के जो सारी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर ली है, अब इस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ सवाल लगाना चाहते हैं। चलिए, अब एक एक करके एक सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये बात तो क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली शब्द गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, फोटो और कीमो दोनों हम लोग ने देख लिया। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, हमने किंगडम मोनेरा पूरा पढ़ा, स्लाइम मोल्ड्स नहीं पढ़ा है। और जब आप पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा तो आपको पता चलेगा स्लाइम मोल्ड्स किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं। फिर माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटो क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये बात बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मैचिंग करवा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या करवा रहा है? मैचिंग करवा रहा है। अब हम मैच करते हुए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको बैक्टीरिया दिया हुआ है और यहां पर देखा हुआ है किस एनवायरनमेंट में वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब सॉल्टी एरिया में मिलने वाले, तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए का 4। अब अगर हम यहां पर ऑप्शन देखें तो कभी भी जब आप मैचिंग करें तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर हम लोग देखें ए का 4, तो एक ही ऑप्शन है जहां अगर ए का 4 मिल रहा है, आगे हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका। ठीक है, हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। फिर भी अगर आप मैच करना चाहें तो देख सकते हैं, थर्मो एसिडोफाइल मतलब जो एसिडिक टेम्परेचर पे मिलेंगे, और यहाँ पर हाई जहाँ पर होगा पीएच, टेम्परेचर ज्यादा होगा पीएच कम होगा, यानी कि हॉट स्प्रिंग में। बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मिथेनोजन जैसे गट्स ऑफ रुमिनेंट साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम लोग ने पहले ही मैच कर लिया था यहाँ पर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया से अलग होते हैं। हमने पहले ही बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था, ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को। इनमें हम लोग ने देखा था सेल वॉल में डिफरेंस देखने को मिला था, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिला था। सेल वॉल में क्या डिफरेंस था? पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन में हम लोग ने क्या देखा था? ब्रांच लिपिड होता है। इनमें क्या होता है? ब्रांच लिपिड होता है। और ट्रू बैक्टीरिया में क्या होता है? जो है सिंपल चेन जो होती है, ठीक है, ब्रांच नहीं होती है लिपिड की। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है क्या क्या डिफरेंस है। क्या यहाँ पर सेल वॉल दिया है? सेल वॉल नहीं दिया है। क्या सेल मेम्ब्रेन दिया है? तो बिल्कुल दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ये आपको ध्यान है, इस तरीके से ये डिफरेंस आपको देखने को मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या रॉन्ग है?
पहला पूछ रहा है दे आर प्लियोमॉर्फिक, तो ये तो सही बात है, लेकिन हमको गलत की तलाश है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये बात तो सरासर गलत है। दिस इज रॉन्ग, और यही हमारा आंसर है। बेसिकली दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन बिकॉज दे डू नॉट हैव दे डू नॉट हैव सेल वॉल। और पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन है, जो काम करने का तरीका है, वो सेल वॉल को डैमेज करते हुए है। तो इन पे कोई असर नहीं होगा पेनिसिलिन का, और ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शेप के बारे में। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, बैक्टीरिया का शेप किस तरीके से होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमें कोकाई देखने को मिलेगा। ए वाला क्या हो जाएगा, कोकाई। अब हमें यहाँ नाम ढूंढना है। देख सकते हैं, मैंने बोला था कहीं पर भी कोकस या कोकाई होगा तो वो क्या बता रहा होगा, इसका शेप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे स्टेफाइलोकोकस होंगे, डिप्लोकोकस होंगे, मोनोकोकस होंगे। उन सब का मतलब क्या होगा कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है बी बैसिलस शेप। बैसिलस का हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था, बैसिलस एंथ्रेसिस, रॉड शेप्ड होता है, ये भी बात कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सी। सी यहाँ पर फ्लैजिलेटेड, बिल्कुल, यानी कि स्पिरिलम की बात कर रहा है और इसमें फ्लैजिला देखने को मिल रहा है, ये भी हमें बात करना। फिर यहाँ पर डी जो आप देखोगे तो वो क्या है, कॉमा शेप्ड है, और कॉमा शेप्ड का हमने ध्यान दिया था कॉलेरा। अब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट चुके थे, ए और डी हम पैरेलल चला रहे थे। डी में देखेंगे, डी में दिया है स्पोर फॉर्मेशन, जबकि स्पोर फॉर्मेशन हमने कहाँ पढ़ा था, बैसिलस में। ये है एंडोस्पोर। ठीक है, ये है एंडोस्पोर, ये है फ्लैजिला, इसलिए वो फ्लैजिलेटेड है। और ये क्या है, कॉमा शेप्ड है, इसलिए कॉलेरा इसका एग्जाम्पल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये सारी चीजें क्लियर कट होगी। तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी देखा शेप के बेसिस पे, आपको नाम भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या हो। तो हमने किंगडम मोनेरा 2 पार्ट में कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोटिस्टा के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।